सो नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द सेम वेक्टर स्पेस, कि एक ही वेक्टर स्पेस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना। अब इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इफ टी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन which is taking a vector from Rn and converting this into Rn again, ये Rn के एक वेक्टर को लेगा और उसी स्पेस के ही दूसरे वेक्टर में कन्वर्ट करेगा। तो इस ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ये किस तरह का मैट्रिक्स हो सकता है? इट कैन बी a rotation matrix, it can be a projection matrix, it can be a stretching and shrinking matrix, जो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो ये मैट्रिक्स क्या करेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा, ये आपका इन डायमेंशनल वेक्टर लेगा इनपुट में और उसको इन डायमेंशनल में ही कन्वर्ट करेगा, लेकिन कोई दूसरा वेक्टर आपको देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 3 डायमेंशन की बात करूं, लेट सपोज एक ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से है कि ये एक्स वाई जेड इनपुट में ले रहा है और उसको इस तरह से करता है, आउटपुट में आपको ये चीज दे रहा है। क्या कर लिया इस ट्रांसफॉर्मेशन ने? रोटेट Anybody? किया है सर, क्या कर लिया? रोटेट किया, सर डायरेक्शन रोटेट चेंज कर किया। लिया, जस्ट साइन चेंज कर साइन लिया, चेंज कर लिए। तो इफ यू रिमेंबर फ्रॉम आवर फर्स्ट लेक्चर, Yes, वो sir. ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके कोऑर्डिनेट का मिरर इमेज आपको देता है, उस हर एक को माइनस बना Yes. देता है, एक्स को -x करता है, वाई को -y और जेड को -z। इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। Parity transformation. इसको कहा जाता है पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन या पैरिटी ऑपरेटर इन द लैंग्वेज ऑफ क्वांटम Yes, मैकेनिक्स। sir. इसको कहा जाता है पैरिटी ऑपरेटर। तो पैरिटी ऑपरेटर क्या करता है, वो आपके जितने भी वेरिएबल्स है उसके साइन फ्लिप कर देता है। अगर पहले से माइनस है तो प्लस, और पहले से प्लस है तो माइनस, तो उसको फ्लिप कर देता है। तो ये अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में ऑर्डर चेंज नहीं होता। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। इसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं और इसके भी 3 ही कंपोनेंट्स हैं। सिर्फ ये हुआ है कि एक्सिस स्विच हो गए हैं। अगर पहले ये एक्स था इस तरफ तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद -x हो गया है, अगर पहले y था तो -y और पहले z था तो -z। तो ये इस ट्रांसफॉर्मेशन ने कर लिया। तो इस तरह के जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं विद इन द सेम वेक्टर स्पेस, तो उससे ऑर्डर चेंज नहीं होता, उसमें ऑर्डर वही रहता है। और इनका जो मैट्रिक्स बनता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? जो मैट्रिक्स हम यहां से बनाते हैं, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है n क्रॉस n, और ये यूजुअली होते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। इससे पहले जो हमने एग्जांपल ले लिया कर लिया, वो उधर हमारा मैट्रिक्स 2 by 3 था, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था। लेकिन यहाँ पर जितने भी मैट्रिसेस होंगे वो सारे स्क्वायर मैट्रिसेस आपके पास बनेंगे, क्योंकि ये चीज़ चेंज नहीं होगी। हम सेम स्पेस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो उसके ये फेमस ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। रोटेशन हो सकता है, प्रोजेक्शन हो सकता है, और स्ट्रेचिंग और श्रिंकिंग ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं इनसाइड द क्वांटम मैकेनिक्स। और इसके लिए अलग अलग से मैट्रिसेस यूज होते हैं। सिमिलरली जिस तरह रोटेशन के लिए जो मैट्रिसेस यूज होते हैं विद इन द सेम वेक्टर स्पेस, उनको कहा जाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या करते हैं? वो सिर्फ रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं, वो वेक्टर का लेंथ चेंज नहीं करते, सिर्फ उसका एंगल चेंज करते हैं, रोटेट करते हैं वेक्टर्स को। तो ये इसके ऊपर हमारा 2-1 लेक्चर्स ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के ऊपर होंगे। हम प्रोजेक्शन हाँ, सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आपके एक्स वाई जेड को एज इनपुट ले रहा है और आपको आउटपुट में दे रहा है -x -y और -z, इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहा जाता है पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके एक्सिस को का मिरर इमेज ले लेता है, आप एक्सिस को माइनस कर देता है। तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो विद इन द सेम वेक्टर स्पेस है। अब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, अगर आप सर सेम बेसिस के सेम वेक्टर स्पेस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये होता है n क्रॉस m। अगर आप इस तरह से करते हैं, और लेट्स सपोज अगर आप ये करते हैं, 3 डायमेंशनल वेक्टर को लेकर किसी दूसरे 3 डायमेंशनल वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा 3 by 3। जी किसी का क्वेश्चन था? Excuse me?
किसका क्वेश्चन था? प्लीज आस्क तो- क्वेश्चन। जी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछे। सर ये सर one thing is the Pareto transformation, other thing is the rotation. Sir, the Pareto transformation is the form of rotational transformation or other things. नो, ये डिफरेंट है। ये इस तरह की रोटेशन नहीं करता, इसका इफेक्ट डिफरेंट है। रोटेशन के अंदर आपका वेक्टर Yes, रोटेट हो sir. जाता है, इससे आपका वेक्टर रोटेट होता है। In this case, the x is rotated. हाँ, इसमें आपने एक्सिस ट्रांसफॉर्म कर लिए हैं, तो ये डिफरेंट है। एक एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरा पैसिव है। विल डिस्कस दिस लेटर। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैथमेटिकली जरा देखते हैं। Okay, sir. सपोज लेट्स है कि मेरे पास, मैं आर एन के अंदर हूँ और मैं आर एन से एक वेक्टर लेके उसी स्पेस में दूसरे वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। तो लेट टी इज देयर ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो ये काम कर रहा है वो क्या करता है, आर एन का एक वेक्टर लेता है और उसको आर एन के ही दूसरे वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करता है। लेट द बेसिस बी स्टैंडर्ड बेसिस। चले, मैं स्टैंडर्ड बेसिस के अंदर काम कर रहा हूँ। और स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं यूजुअली? ये स्टैंडर्ड बेसिस हैं। अब देखिए, E1, अब दोनों केसेस yes, में sir, बेसिस सेम yeah. होंगी, क्योंकि मैं एक ही स्पेस में ही ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। पहले में क्या था, पहले में मेरे बेसिस वी आई और डब्ल्यू आई थी, क्योंकि डिफरेंट बेसिस थी, डिफरेंट वेक्टर स्पेसिस थे। अब सेम बेसिस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। Yes, sir. और मैंने फॉर सिंप्लिसिटी क्या लिया हुआ है, स्टैंडर्ड बेसिस। तो इन स्टैंडर्ड बेसिस की क्या प्रॉपर्टी है, ये स्टैंडर्ड बेसिस आपके पास और तो नॉर्मल है, और ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प करेगी Yes, sir. मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट है वो फाइंड करने में। ठीक है, तो मेरे बेसिस जो है वो ई आई है। अब मैं वही रूल अप्लाई करता हूँ जो मैंने दूसरे में अप्लाई किया हुआ था, कि यहाँ से मैं जो बेसिस है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स सपोज टी वो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये E1 के ऊपर एक्ट करता है तो ये मुझे क्या देगा, T1 E1 देगा। ये। T और ये मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, पहला वेक्टर लिया है ना। ये देखें, मैं इस तरह का Yes, sir. ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, आर एन टू आर एन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन दोनों के बेसिस सेम है। ई आई है या ई एन है, मैंने ई एन बेसिस ली हुई है यहाँ पर। तो मैंने इस स्पेस का पहला यूनिट वेक्टर ले लिया, पहला बेसिस ले लिया, E1 ले लिया, और E1 के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लिया। तो E1 कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, E1 इसी ही स्पेस के अंदर इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल है। तो ये मैंने किसके ऊपर अप्लाई किया है, पहले बेसिस के ऊपर। तो इन सब के साथ में 1 1 लगा लूंगा। सिमिलरली इसी को मैं दूसरे पे अप्लाई करता हूँ। तो दिस इज 2 T2 E2 नो, दिस इज T1, sir. इस तरह से होगा, T1 E1 T2 E2. TN EN। ये मेरा दूसरा इक्वेशन बनेगा। लेकिन यहाँ पर देख ले, मैंने कौन सा बेसिस लिया हुआ है, 2, तो यहाँ पर सबके साथ 2 आ जाएगा। आर यू पीपल फॉलोइंग मी? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. सिमिलरली यही ट्रांसफॉर्मेशन मैं अप्लाई Yes, करता हूँ nth बेसिस के ऊपर। EN. तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, T1 E1. T1 T1 E1 प्लस E1 E1 T2 E2 E2. TN plus up to TN EN. EN। लेकिन यहाँ पर मैंने लिया कौन सा हुआ है, EN. N, तो इसके साथ भी N आ जाएगा, इसके N साथ भी N आ component. जाएगा, इसके साथ भी N आ जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा N आ जाएगा। nth Third. इक्वेशन। ठीक है, अब इसका मैट्रिक्स, सो इसका मैट्रिक्स क्या होगा, ये आपका पहला वेक्टर है और ये उसके कंपोनेंट्स हैं। ये एक कंपोनेंट है, ये दूसरा, T1 1. तो ये आपका पहला कॉलम बनाएंगे। तो ये आपका होगा T11 T21 टिल TN1। अब दूसरा जो आपका कॉलम होगा वो इनसे बनेगा, ये मिलके आपका दूसरा कॉलम बनाएंगे, ये वाले।
तो दिस इज T1 to T2 to tell Tn2. सिमिलरली ये आपका nth कॉलम बनाएंगे ये वाले, और nth रो भी इसी से ही बनेगा. सो इनको आप कंटिन्यू कर ले इसी ऑर्डर में, ये बनेगा इधर तक. T1n. नहीं, इसी तरह ही होगा ना. Sir, T1n, T2n up to Wait. 2nn. T1n. हाँ, और ये वाला अल्टीमेटली मैं आखिरी लिख लेता हूँ. दिस विल बी Tn n. T2n बस ठीक है. 2T ये आपका मैट्रिक्स है. अब आपका गोल क्या है TNN. इस प्रॉब्लम के अंदर? गोल क्या है? ये कंपोनेंट्स निकालना. Components find. ये इस कंपोनेंट को components फाइंड करना. अब जो पहला प्रॉब्लम था हमारा, ये वाला Rn से Rm के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन था, उसके मैट्रिक्स के कंपोनेंट फाइंड करना वो मुश्किल थे. उस केस में जो मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स थे वो निकालना मुश्किल था, उसमें आपको बहुत सारा काम करना पड़ रहा था. अब इस केस में ये कंपोनेंट निकालना बहुत इजी है. ये वाले यू विल सी कैसे. तो इन कंपोनेंट्स के निकालने के लिए मैं आपको जनरल इक्वेशन लिखवा देता हूँ कि जनरली इन कंपोनेंट्स को कैसे निकाला जाता है. तो इनके निकालने का रूल ये है. ये आपके पास, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, Tij, and Tij is equal to I T and J. ये इक्वेशन यूज करना या ये इक्वेशन यूज करना, इससे आपको कंपोनेंट मिलेंगे. मैं समझा देता हूँ कि व्हाट आई मीन बाय दीज. ये इन दो इक्वेशंस को कहा जाता है मैट्रिक्स एलिमेंट. मैट्रिक्स element, and you will see this word most of the time in quantum mechanics. जब भी आप मैट्रिक्स फाइंड करोगे तो आप उस मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स एलिमेंट से ही आप इसके कंपोनेंट फाइंड करोगे. तो इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट है वो सब इस इक्वेशन से फाइंड हो सकते हैं. ये सारे कंपोनेंट्स जितने भी यहाँ पर है, ये सब कंपोनेंट्स जो हैं. आर यू पीपल फॉलोइंग मी? Yes, sir. Yes, sir. ये सब कंपोनेंट आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं. और ये मैं आपको विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉब्लम बताऊंगा कि ये कैसे. हाँ, अगर आपको ये पहला कंपोनेंट चाहिए, ये वाला, तो पहले कंपोनेंट के लिए मैट्रिक्स एलिमेंट क्या होगा? ये हो जाएगा T11, और ये इस तरह लिखा जाएगा T11. 1 T, बल्कि इसके साथ में एक्चुअली बेसिस हम लिखते होते हैं. ये ऐसा है, ये पहला T1, कंपोनेंट है. T1. So let me write a few components. चले, for a 3x3 matrix at least. Example for a 3x3 case कि मैं R3 से ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ. R3 के अंदर बेसिस क्या है? E1, E2 और E3. तो मैट्रिक्स एलिमेंट क्या होगा? मैट्रिक्स एलिमेंट, मेरा मैट्रिक्स इस तरह से होगा. इस केस में T11, नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर होगा T12. T12. ऐसे होगा ना? सर ये सेम आता है, चाहे वो हम रो में लिखे या कॉलम में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, T2. लेकिन हमने कॉलम वाला फॉलो किया है तो कॉलम हाँ. भी ठीक होगी. इस तरह से ठीक लिखा है ना? वही प्रोसीजर लिखा हुआ है ना जो हमने पहले डिफाइन किया हुआ है. अब इसके अंदर ये T11 किसके बराबर है? T11 इज इक्वल टू E1 T E1. T12 किसके बराबर है? Yes, sir. T21. दिस इज 1. जो पहला है वो पहले आएगा. दिस इज 1, दिस इज 2. This is T and this is E3 and so on. अब randomly अगर इसमें से मैं ये उठा लूँ, T22 किसके बराबर होगा? E2 T E2 and so on. इस तरह के ये 9 कंपोनेंट्स जो है ये मैं आराम से विद द हेल्प ऑफ दिस
मैट्रिक्स एलिमेंट, ये मैं आराम से फाइंड कर सकता हूँ. सो लेट्स डू अ प्रॉब्लम कि मुझे कोई स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होगा. हाँ, रिमेंबर एक चीज़ यहाँ पर, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इसमें से किस वेक्टर के ऊपर अप्लाई होगा? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ऑपरेटर है, ये किसके ऊपर अप्लाई होगा? इस ब्रा के ऊपर अप्लाई होगा या किट के ऊपर अप्लाई होगा? या कैट के ऊपर ये अप्लाई एग्जैक्टली है। ये किट के ऊपर अप्लाई होगा. यहाँ पर देख लें, ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट है. ये 1 है और ये 3 है, ये 1 है और ये 2 है. लेकिन ये जो ऑपरेटर है, इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन समथिंग विच फॉलोज इट. इसके बाद जो चीज़ होती है उसके ऊपर लगता है, इससे पहले जो भी चीज़ होती है ये उसके ऊपर नहीं लगता. जस्ट लाइक लुक एट दिस थिंग, डी बाई डी एक्स. लेट सपोज ये आपके पास ई ऑफ एक्स है और ये लेट सपोज एक्स है, तो ये जो ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, ये सिर्फ इसके ऊपर लगेगा. इस एक्स के ऊपर इस ऑपरेटर का कोई एक्शन नहीं E2 होगा. ये एक्स के तो ऊपर है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी X यही पर है, ये लगेगा। जो ऑपरेटर है ये टी, ये सिर्फ इस किट के ऊपर Yes, sir. लगेगा, इस ब्रा के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा. लेकिन जो यहाँ पर लग के इसके एक्शन के बाद ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. सो लेट्स डू अ प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम मैं करूँगा 2x2 केस के लिए, और 2x2 केस के लिए मेरा मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा? उसमें क्या होगा? T12 T नो 2x2 क्लास में दिस 1, दिस इज 1 2 और दिस इज 2 1, दिस इज 2 2. तो मुझे कितने मैट्रिक्स एलिमेंट निकालने होंगे 2x2 के केस में? सिर्फ. सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. और प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम सेज कि एन ऑपरेटर एक्ट्स ऑन अ 2-डायमेंशनल ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ C2. C2 इज अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस और जिसके ऊपर एक ऑपरेटर एक्ट करता है और ऑपरेटर का नाम है T. तो T एक ऑपरेटर है जो कि C2 वेक्टर स्पेस है, 2-डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है, उसके बेसिस हैं E1 और E2. उन बेसिस पे उसका एक्शन इस तरह है, जब वो पहले बेसिस के ऊपर लगता है, ए ऑपरेटर जब पहले बेसिस के ऊपर लगता है तो आपको इस तरह का ऑपरेशन मिलता है ये, और ए जब दूसरे बेसिस के ऊपर लगता है तो आपको ये चीज देता है. आर यू पीपल लिसनिंग टू मी? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आसिम? जी सर। यस सर। तो ये मुझे गिवन है और ये आपको हर एक प्रॉब्लम के अंदर गिवन होगा कि ऑपरेटर बेसिस के साथ किस तरह से एक्ट करता है. तो ये जो ऑपरेटर है ये बेसिस के ऊपर इस तरह से एक्ट कर रहा है. पहले बेसिस को इस तरह करता है कि जब E1 इसको इनपुट में मिलता है, C2 का जो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है उसका पहला बेसिस जब इसको मिलता है तो वो आपको ये ऑपरेशन करके देता है. सिमिलरली जब आप उसको ये वाला दूसरा बेसिस देते हैं तो वो उसको 4 टाइम मैग्नीफाई करता है, 4 टाइम E2 देता है, और यहाँ पर पहले बेसिस को 2 टाइम मैग्नीफाई करता है और दूसरे के साथ माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करता है. तो ये इसका एक्शन है. This is called the action of the operator on the first basis and this is the action of the operator on the second. और ये चीज़ आपको गिवन है प्रॉब्लम में. तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ होगा उस प्रॉब्लम में ये एक्शन के बेसिस के साथ आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है या ऑपरेटर है वो बेसिस के साथ क्या करता है, तो वो ये चीज़ आपको गिवन होगी. ये इक्वेशन और ये इक्वेशन गिवन है, और ये भी आपको गिवन है कि E1 और E2 क्या है? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. Orthonormal basis. और ऑर्थोनॉर्मल आपने क्या बेसिस। करना है, ए का मैट्रिक्स फाइंड करना है. तो अब लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. ए का मैट्रिक्स क्या होगा? ए का मैट्रिक्स इस तरह से होगा. हम कैसे फाइंड करेंगे मैट्रिक्स एलिमेंट से? A11 A12 Basis. A21 और A22. इसको मैं लेबल करता हूँ इक्वेशन 1 A21, और इसके अंदर मैं पुट करूंगा चीज़ें. तो लेट मी फाइंड ऑल दीज एलिमेंट्स. ये वाली जो एलिमेंट्स हैं ये मैं पहले फाइंड करता हूँ, ये वाली. वंस आई फाइंड दीज 4 तो मैं फिर इसको यहाँ पर पुट कर लूँगा और वो मेरा सोल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का. सो कैन एनीबॉडी टेल मी कि A11 कैसे फाइंड करूंगा? इसको मैंने नंबर कर लिया, इस इक्वेशन को मैं सिर्फ इसकी एंट्रीज फाइंड करता हूं. अब मुझे पता है कि मैट्रिक्स एलिमेंट किसके बराबर होता है? ए एन एम किसके बराबर है? एन ए E1 N is A A M. operator into M. ये तो अगर इसी रूल को मैं अप्लाई करूं तो A11 किसके बराबर होगा? दिस इज 1, बल्कि 1 नहीं, मैं 1 नहीं लिखूंगा, E1 मैं लिखूंगा इन बेसिस के साथ. E1 तो इसको मैं थोड़ा सा, तो चले मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, आपके लिखने में आसानी हो जाएगी, आपको समझने में. यहाँ से मैं इसको इसी तरह से लिख लेता हूँ, E n और E m.
अब ये आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो A11 किसके बराबर होगा? E1 A E1, E2 E1 ठीक है। सो E1. लेट मी डू दिस हियर। मैं इसको यहाँ पर फाइंड करता हूँ। पहला A11 फाइंड करता हूँ, E1 A E1, तो E1 E1, और ये जो चीज़ है ये वाली, ये मुझे पहले से पता है ये किसके बराबर है? yes sir 2E1. 2E1. किसके बराबर है? 2 kit E1 ये मुझे गिवन है। yes तो sir ये दिस इज इक्वल टू 2 E1 E1, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, माइनस I E2, और ये किट बंद कर लूँगा। ये जो रेड कलर के अंदर जो मैंने चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ये मैंने इसकी वैल्यू पुट कर ली है फ्रॉम माई गिवन रूल। ये जो रूल Yes, मुझे sir. गिवन है ये मैंने उसकी वैल्यू पुट की हुई है। अब थोड़ा सा मैं अब क्या अप्लाई करूँगा, जो मेरा नॉलेज है डिस्ट्रीब्यूटिविटी का, ये जो ब्रा है इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा ओवर दिस किट। तो ये मुझे दो टर्म मिल जाएंगे। पहला टर्म क्या होगा? E1 2 E1 To 2E1 प्लस Minus minus माइनस माइनस, बल्कि E1 ठीक, E1. ये मैं प्लस रख लेता एक हूँ। कांस्टेंट को बाहर रखते हैं सर. हाँ, वो वैसे भी मुझे मैं बाहर निकालूंगा, बल्कि वो मैं इधर भी कर सकता था कि इस 2 को भी बाहर करता, लेकिन मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लूँगा। तो ये माइनस अपनी जगह, इसको मैं डिटेल से कर दूंगा, पहले को मैं डिटेल से करता हूँ, बाकी आपको फिर खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने माइनस अपनी जगह रख लिया, और दूसरा टर्म क्या होगा? E1 I E2, ये चीज़ हो E2. जाएगी। अब फर्दर इसमें से ये 2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये किट से निकल रहा है, तो ये एज इट इज निकलेगा। अगर ये ब्रा साइड से निकलता और ये कम्प्लेक्स नंबर होता तो हम इसका कंजुगेट लेते, लेकिन ये चूंकि किट से निकल रहा है तो एज इट इज। सो 2 E1 E2, और यहाँ पर माइनस और आयोटा भी बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? E2 सॉरी E1 E2। तो अब मुझे इससे क्या मिल रहा है? कैन एनीबॉडी टेल मी कि यहाँ पर ये सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी? व्हाट इज दिस थिंग इक्वल टू? E1 ये किसके बराबर है? E1 E2, लुक, 2 सर 0. 0 ये मुझे क्या गिवन है यहाँ पर? बेसिस क्या है? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर because E1 they are E2 किसके बराबर होगा? orthonormal bases. सर दिस इज E1. ये पहला E1 E1 है, सर. ठीक है, ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. पहला E1 है, Second one 0 क्या? ये E1 E1 है। तो अगर ये E1 E1 है तो ये किसके बराबर होगा? ये सॉरी, 1. 1 let me write it in a clean way. This is E1 E1। अब आप बताएं कि what will be its value? This is equal to 1, और ये किसके 1 बराबर होगा? 1, This is equal to 0 0. 0। तो मुझे A11 की क्या वैल्यू मिलेगी? 0 0, A11 की फाइनल 2 वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 2. 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2। सो A11 की वैल्यू मुझे मिल गई है, और A11 किसके बराबर है? 2, 2 के। सो A11 इज इक्वल टू 2, और ये चीज़ मैं बाद में इसमें पुट करूँगा। नेक्स्ट मैं निकालता हूँ A12। तो A12 किसके बराबर होगा? एनीबॉडी? E1 T E2। So can you listen me? So जो सेकंड मैट्रिक्स एलिमेंट है आपका A12 आपका इस फॉर्म में आ रहा है। अब इस फॉर्म में आप देख लें कि A12 इज इक्वल टू E1 A E2। अब A जब E2 के ऊपर एक्ट करता है तो इसका ऑपरेशन आपको क्या देता है? गिवन है ये चीज आपको कि अगर A A2 के ऊपर एक्ट करता है तो यू गेट दिस थिंग, और फिर ये 4 कांस्टेंट है तो इसको आप
इस किट से बाहर निकाल दें। अब E1 E2 किसके बराबर होगा? इसका जो जो इनर प्रोडक्ट है E1 E2 का, रिमेंबर कि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं, तो ये किसके बराबर होगा? एनीबॉडी? 0 0। 0 सो 4 Zero. मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो 0 आपका जो A12 कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू 0। फिर 0 आपका जो थर्ड कंपोनेंट है वो क्या है? A21। A21 किसके बराबर होगा? ये होगा E2 E2 A E1 के, तो ये हो जाएगा A E2। operator into E2. अब A21 लिख रहा हूँ ना, तो 1 बाद में आएगा, 2 पहले होगा। इसकी वैल्यू क्या Yes है? sir, E1 yes आएगा। sir किसी को याद है? प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में हमें गिवन थी। 2E1 min गुड। yes sir 2E1 2E1 माइनस I min Minus iota iota E2 E2, E2. ये इसकी वैल्यू है, ये इस फॉर्म में। तो ये yes sir दूसरा इनर प्रोडक्ट नहीं आएगा, या तो मैं इसके साथ नहीं लगाऊंगा इधर, ये एक बड़ा ब्रैकेट मैंने लगा लिया। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर ले, तो इसमें क्या होगा? E2 2E1 और माइनस यहाँ पर क्या होगा? E2 Iota E2 E2 आयोटा E2। अब इसमें से 2 कॉमन कर ले, Iota E2 दिस इज E2 E1 माइनस आयोटा। देखिए यहाँ से E2 आयोटा, E1 आयोटा को मैं बाहर निकाल लूँ minus किट में से, Iota. किट से आयोटा एज इट इज निकलेगा। Yes अब sir, आप यहाँ पर आ E2 जाएं E2 और बताएं कि ये क्या क्या है। ये किसके बराबर है? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस 0 Zero. 0। और ये किसके बराबर है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में? 1 1। 1 इस एंट्री की वैल्यू 1 क्या आ जाएगी? minus iota minus Minus iota. माइनस आयोटा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? 2 1 की। A21 तो तीसरी एंट्री भी मेरी बन गई है और वो है आयोटा के बराबर। अब मुझे सिर्फ आखिरी एंट्री फाइंड करनी minus है। iota लास्ट sir एंट्री मेरी minus iota हो माइनस आयोटा, थैंक यू। लास्ट एंट्री मेरी रहती है A22 की, A22 A22 2 2. इक्वल टू E2 A E2। Operator E2 सो E2 जब ऑपरेटर E2 के ऊपर एक्ट करता है तो व्हाट डू यू गेट? 4E2 4। 4 E2. और इस 4 को बाहर निकाल दें। अब ये चीज़ किसके बराबर Yes है? sir, answer 4 आएगा। दिस इज इक्वल टू 1, तो 4 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 4। तो जो मेरी फोर्थ एंट्री है मैट्रिक्स की 4 वो है 4। अब मेरा पूरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? A11 A12 A21 और A22, इन सब की वैल्यूज पुट कर ले तो A का मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा? मेरी एंट्रीज क्या है? ऊपर मैंने 2. लिखी है। 2 minus iota पहली एंट्री है 2 4 ये पहली एंट्री है 2 0. 2 0 Minus iota 4. 2 0 minus iota 4. So let me write here 2 0 minus iota or 4. So this is my 4. final answer. ये मेरा जो Yes, ऑपरेटर sir. मुझे गिवन था ये उस ऑपरेटर का मैट्रिक्स फॉर्म है, ठीक है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम के इस प्रॉब्लम को मैंने डिटेल में कर लिया। अब जो आपको होमवर्क मिलेगा इसी से रिलेटेड, उस होमवर्क में आपको क्या करना होगा? मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको दूंगा इस तरह का प्रॉब्लम R3 से R3 में या C3 से C3 में। एक कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के अंदर एक 3 डायमेंशनल कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस से आपने शिफ्ट होना होगा अनदर 3 डायमेंशनल, और आपको जो ऑपरेटर है उसका जो रूल है वो आपको गिवन होगा कि ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। अब थोड़ा सा अगर आप मुझे 5 मिनट दे दे तो आई कैन कनेक्ट दिस विद क्वांटम मैकेनिक्स if you are willing Yes, to. sir. अगर आप बोर हुए हैं देन आई विल स्टॉप। No, sir. नो सर, कर लो continue. सर, कोई चलो बात ठीक है, बस 5 मिनट। आपने क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीज देखा होगा। सो दिस इज कनेक्शन विद क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपके पास इस तरह की चीज होती है, और
sorry, this auto correction part is ये थोड़ा समस्या करता है। ये आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है और ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक्ट करता है एक स्टेट साई के ऊपर। या एक स्टेट फाई के ऊपर लेट्स सपोज एक्ट करता है और आपको आइगन वैल्यू देता है यूजुअली। तो ये भी nth होते हैं और ये भी यहाँ पर भी n होता है। अब ये आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। H is this is what? This is Hamiltonian operator. Can you people hear me clearly? आसिम, मेरी आवाज आ रही है? Turn from my side. ये आखिरी दो एक लाइन जो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है सो आई विल रिपीट दोज लाइंस। यस सर। अब आवाज क्लियर है? जी सर। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपका श्रोडिंगर इक्वेशन इस आइगन वैल्यू फॉर्म में आपको दिया जाता है कि ये आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है और ये किसी स्टेट के ऊपर एक्ट कर रहा है। ये आपके स्टेट वेक्टर है, ये वाले, ये इन स्टेट वेक्टर के ऊपर आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक्ट कर रहा है और आपको आइगन वैल्यू दे रहा है। ये आइगन वैल्यू है और आपको वही स्टेट फिर से मिल रहा है। दिस इज एग्जैक्टली लाइक द स्ट्रेचिंग एंड श्रिंकिंग ऑपरेशन। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेशन क्या करता है? एक ही स्टेट के ऊपर एक्ट होता है और एग्जैक्टली उसी स्टेट को आपको वापस देता है, लेकिन साथ एक कांस्टेंट मल्टीपल देता है और ये कांस्टेंट मल्टीपल यूजुअली एनर्जी होती है। ये एनर्जी आइगन वैल्यू होती है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर स्टेट के ऊपर एक्ट करता है और एनर्जी देता है। अब इसी प्रॉब्लम को, ये जो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, दिस इज एक्चुअली टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, TISE। प्रॉब्लम यही होता है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का आपको ये फॉर्म गिवन होता है, ये ऑपरेटर फॉर्म, कि H अगर स्टेट के ऊपर एक्ट करता है तो किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करता है। अगर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो तो देन आपको पूछा जाता है कि फाइंड द मैट्रिक्स करेस्पॉन्डिंग टू दिस H, कि H का मैट्रिक्स निकालो। समझ गए या नहीं? फॉर एग्जाम्पल इन 3 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन, सपोज मैं आपको एक स्टेट देता हूँ। आसिम, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, अभी आ रहा है। लेट्स सपोज मैं आपको ये स्टेट देता हूँ कि आपका जो हैमिल्टोनियन है वो एक स्टेट के ऊपर इस तरह से एक्ट करता है। लेट्स से दिस इज हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम। ये सही है। ये हैमिल्टोनियन है और ये स्टेट्स हैं, ये किट्स हैं। इन किट्स के ऊपर ये हैमिल्टोनियन एक्ट कर रहा है और आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स फॉर H, फाइंड मैट्रिक्स फॉर H फॉर n इज इक्वल टू 0 एंड इन 3 वैल्यूज के लिए H का मैट्रिक्स फाइंड करें। समझ रहे बात या नहीं आसिम? यस सर। आपको प्रॉब्लम क्या गिवन है? ऑपरेशन मैट्रिक्स का जो ऑपरेशन है वो ये है। हैमिल्टोनियन का जो ऑपरेशन है, हैमिल्टोनियन जब स्टेट के ऊपर एक्ट करता है तो ये आइगन वैल्यू देता है, ये वाली, ये, और वही स्टेट आपको फिर से मिल रहा है। अब आपको पूछा जा रहा है कि H का मैट्रिक्स फाइंड करें, कि H और किन वैल्यूज के लिए? सिर्फ इन तीनों के लिए, कि आपने 0 से स्टार्ट लेना होगा और n इज इक्वल टू 2 तक जाना होगा। इट मीन मैंने ये स्टेट्स देखने हैं, E0, E1 और E2। तो मेरा मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का बनेगा? कोई बता सकता है? H का जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितने ऑर्डर का होगा? 3 3 + by 3। 3 by 3। और उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? सॉरी, दिस इज H12 H11, 1 H12, H01। oh sorry, very good. I have to start from 0, so this is 01, फिर 02, 03, 02, 0। फिर यहाँ पर सर ये 00 फिर 01 फिर 02 तक आएगा। चले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। प्रॉब्लम ये 0 को ख़त्म कर लें। एट द मोमेंट लेट्स से आपका
मैं ये बेसिस आसान कर देता हूँ, मैं 0 को ख़त्म कर देता हूँ। यूजुअली इस प्रॉब्लम के अंदर 0 इंक्लूडेड होता है, बट लेट्स सपोज कि मैं 0 इसमें नहीं ले रहा कि आपका ये कंफ्यूजन ना रहे 0 0 वाला। 1 2 3 कर ले 1 2 3 कर लेता हूँ इसको। हाँ, so let me quickly move this. ये वाले जो हैं इनको मैं करता हूँ 1, so this is 1 2 और 3। तो अब मेरा मैट्रिक्स किस फॉर्म में होगा? H11 H12 H12, H13, H13 और यहाँ पर H21, H22, H23, और फिर H31, H1 H32, H33. H33। अब मैंने ये 9 मैट्रिक्स एलिमेंट फाइंड करने होंगे। अब मैं आपको सिर्फ हिंट्स ही देता हूँ, आप खुद ही कर ले, बट यू विल सी कि सिर्फ ये वाले जो हैं ये नॉन जीरो है और बाकी दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो। आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो डायगोनल आएगा इस फॉर्म में। यस सर कि सिर्फ ये वाली जो एंट्रीज होंगी ये नॉन जीरो आंसर देंगी। आप इसको खुद कंप्लीट कर लें। आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा इसमें कि ये सारी एंट्रीज जीरो होंगी और सिर्फ ये डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होंगी। तो जब आप 1 के लिए करते हैं तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। जब आप 2 के लिए करते हैं तो यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। और जब आप 3 के लिए करते हैं तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 आएगा। ठीक है, सो ये आपका डिस्कशन था आज का कि सर लेकिन सर यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 to 3 हो गए थे, 0 का हमने रिमूव नहीं किया है सर। तो 0 तो ख़त्म कर लिया ना, 0 तो मैंने ख़त्म कर लिया इसको। अगर मैंने यहाँ पर यस नहीं भी सर। किया है तो सर अब सर फाइंड द मैट्रिक्स फॉर h हाँ फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2 आपने लिखा है। नहीं नहीं नहीं, ये एन ये अब रिमूव नहीं हो रहा, अदरवाइज ये 1 2 3 के लिए है। ओके सर। लेट मी, मैं इसको क्लियर कर लूँ, बट दिस इज फॉर n इज इक्वल टू 1 2 और 3 के लिए करना है, 1 2 और 3 के लिए, सिर्फ इन तीनों स्टेट्स के लिए। तो 3 बेसिस तक आप खुद को कंस्ट्रेंट कर रहे हैं तो आपका मैट्रिक्स 3 by 3 का बनेगा। और मैंने आंसर भी बता दिया आपको कि सिर्फ ये एंट्रीज आएंगी बीच में और ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 आएंगे। एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल केस जिसमें इस तरह से होता है। दीज आर द आइगन बेसिस। आइगन बेसिस के अंदर आपका जो मैट्रिक्स बनता है दैट्स ऑलवेज डायगोनल। सो वी विल सी दिस लेटर इन द कोर्स। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। If you have any question you can ask, otherwise I'm going to this is the discussion for the day. तो ये मेरा आज का डिस्कशन था और इससे मैं आपको जो नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट दूंगा उसमें आपने ये चीज़ें फिर इस लेक्चर के बेस पे सारा आपका असाइनमेंट होगा नेक्स्ट।